नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश प्रसाद और आज आप सुनेंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी की एक बहुत अच्छी कहानी पोस्टमास्टर। तो आइए सुनते हैं और हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत बढ़िया कहानी है। शुरू करते हैं। नौकरी लगते ही पोस्टमास्टर को ओलापुर गांव में जाना पड़ा। गांव बहुत ही मामूली है। पास ही एक मिल की कोठी है। उस कोठी के साहब ने बड़ी कोशिश से यहाँ नया पोस्ट ऑफिस कायम कराया है। हमारे पोस्टमास्टर साहब का बचपन बीता है कलकत्ते में। पानी की मछली को किनारे पर डाल देने से उसकी जैसी हालत होती है, इस छोटे से गांव में आकर पोस्टमास्टर की भी वही दशा हुई। एक अंधेरी मड़ैया में उनका ऑफिस है। पास ही एक गंदा तालाब है और उसके चारों तरफ जंगल। कोठी में जो गुमास्ता वगैरह मुलाजिम हैं, उन्हें फुर्सत ही नहीं कि किसी से मिले जुलें, और फिर वे भले आदमियों से मिलने जुलने के काबिल भी नहीं। खासकर कलकत्ते के लड़के तो अच्छी तरह जानते ही नहीं। अपरिचित स्थान में जाकर या तो वे उद्धत हो जाते हैं या गुमसुम बने रहते हैं। यही वजह है कि गांव के लोगों से पोस्टमास्टर का मेल जोल नहीं है हो सका। इधर हाथ में काम काज भी नहीं जिसमें लगे रहें। कभी कभी थोड़ी बहुत कविता लिखने की कोशिश करते हैं और उसमें ऐसा भाव व्यक्त करते हैं मानो तमाम देह पेड़ पत्तियों का कंपन और आकाश के मेघों को देखकर ही जीवन बड़ी सुख से बीता जा रहा हो। किंतु अंतर्यामी ही जानते होंगे कि अगर अलिफ लैला का कोई दैत्य आकर एक ही रात में इन डाल और पत्तों को काट कर एक बड़ी सड़क बना दे और उसके दोनों तरफ पंक्तिवार बड़े बड़े मकान खड़े करके आकाश के मेघों को दृष्टि से ओझल कर दे, तो बेचारे इस अधमरे भले आदमी के लड़के को फिर से नवजीवन मिल जाए। पोस्टमास्टर की तनख्वाह बहुत थोड़ी है। खुद रांध कर खाना पड़ता है और गांव की एक पितृमातृहीन बालिका उनका काम काज कर देती है। उसे थोड़ा बहुत खाने को मिल जाता है। लड़की का नाम है रतन। उम्र 12-13 साल की होगी। ब्याह की कोई खास उम्मीद नहीं मालूम होती। संध्या के समय जब ग्वाल घरों से घना धुआं उठता है, चारों तरफ से झिंगुर बोलने लगते हैं, कुछ दूरी पर गांव के नशेबाज गवैयों की चौकड़ी ढोलक मजीरा बजाकर ऊंचे स्वर से गाना शुरू कर देती है, और तब अंधेरी मड़ैया में अकेले बैठे हुए कवि के हृदय में भी पेड़ों की कपकपी देखकर मामूली उपस्थित होता। तब घर के कोने में एक दिया जलाकर पोस्टमास्टर पुकारते, रतन। रतन दरवाजे पर बैठते हुए इस बुलाहट की बाट देखती रहती, किंतु एक बार बुलाने पर भीतर ना आती। कहती, क्या है बाबूजी, काहे बुलाते हो? पोस्टमास्टर कहते, तू क्या कर रही है? रतन कहती, अभी चूल्हा सुलगाने जाऊंगी रसोई में। पोस्टमास्टर कहते, रसोई का काम पीछे कर लेना, जा जरा हुक्का तो भर ला। कुछ ही देर बाद दोनों गाल फुलाकर चिलम पर फूंक मारती रतन भीतर आती। उसके हाथ से हुक्का लेकर पोस्टमास्टर झट पूछ बैठते, अच्छा रतन, तुझे अपनी माँ की याद है? उसकी माँ का बड़ा लंबा किस्सा है। कुछ याद है, कुछ भूल गई है। माँ की अपेक्षा बाप उसे ज़्यादा प्यार करता था। बाप की थोड़ी थोड़ी उसे याद है। मेहनत मजूरी करके बाप शाम को घर आता था तो उसमें से कोई कोई संध्या उसके हृदय पर साफ अंकित है। किस्सा सुनाते सुनाते रतन पोस्टमास्टर के पैरों के पास ज़मीन पर बैठ जाती। उसे याद आती, उसका एक छोटा भाई था। बहुत दिन की बात है। बरसात के दिनों में एक दिन छोटी तलैया के किनारे दोनों भाई बहन मिलकर पेड़ की डाली की छड़ी कांटी बनाकर झूठ मूठ को मछली पकड़ना खेला करते थे। बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं में से यही एक बात उसे ज़्यादा याद आती है। ऐसे ही बातचीत करते करते
कभी कभी बहुत रात हो जाती, तब मारे आलस के पोस्टमास्टर की रसोई बनाने की तबीयत ना होती। सवेरे की जो कुछ बासी दाल तरकारी बची रहती और रतन जल्दी से चूल्हा सुलगा कर 2-4 रोटी सेंक लाती, उसी से दोनों का पेट भर जाता। कोई कोई दिन शाम को मड़ैया के कोने में ऑफिस चौकी पर बैठकर पोस्टमास्टर भी अपने घर की बात छेड़ते। छोटे भाइयों की माँ छोटे भाइयों की माँ और जीजी की, जिनके लिए हृदय व्यथित हो उठता, उनकी बातें कहते। जो बातें हर मन में उठती रहती और जो नील कोठी के गुमास्तों से भी नहीं कही जा सकती, वे ही बातें एक अशिक्षित और मामूली लड़की से कहते चले जाते, जरा भी हिचकिचाते नहीं। अक्सर ऐसा हो गया कि लड़की बातचीत करते वक्त उनके घर वालों को माँ, जीजी, भैया कहने लगी। यहाँ तक कि उसने अपने छोटे से हृदय पट पर उनकी काल्पनिक मूर्तियाँ भी चित्रित कर ली। एक दिन वर्षा ऋतु के बादलों से मुक्त दोपहर को कुछ गर्म सुकोमल हवा चल रही थी। धूप से भीगी घास और पेड़ पौधों में से एक एक प्रकार की महक निकल रही थी। ऐसा मालूम होता था जैसे थकी हुई पृथ्वी की गर्म सांस शरीर पर आकर टकरा रही हो, और न जाने कहाँ की एक जिद्दीन चिड़िया इस भरी दोपहरी में प्रकृति के परिवार में अपनी तमाम शिकायतें बहुत ही करुण स्वर में बार बार पेश कर रही हो। पोस्टमास्टर के हाथ में कोई काम न था। उस दिन वर्षा से धुले हुए पेड़ पौधे, उनके चिकने कोमल पत्तों की हिलोरें और पराजित वर्षा का भग्नावशेष धूप से चमकती हुई स्तूपाकार शुभ्र मेघ सचमुच ही देखने लायक थे। पोस्टमास्टर वही देख रहे थे और सोच रहे थे, काश कि इस समय पास में खास कोई अपना आदमी होता। हृदय के साथ मिली हुई स्नेह पुतली मानव मूर्ति होती। धीरे धीरे ऐसा मालूम होने लगा कि मानो वो चिड़िया उसी एक बात को बार बार कह रही है, और पेड़ों की छाया में डूबे हुए इस सुनसान दोपहर की पल्लव मरमर का अर्थ भी कुछ कुछ वैसा ही है। हालांकि कोई विश्वास नहीं करता और जान भी नहीं पाता, पर छोटे से गांव के मामूली तनख्वाह वाले सब पोस्टमास्टर के मन में गहरी गुमसुम दोपहरिया में छुट्टी के दिन ऐसा ही एक भाव उठा करता है। पोस्टमास्टर ने एक लंबी सांस छोड़कर पुकारा, रतन। रतन उस समय अमरूद के पेड़ के नीचे बैठी कच्चा अमरूद खा रही थी। मालिक की आवाज़ सुनकर वह तुरंत दौड़ी आई और हाँफती हुई बोली, भाऊजी, मुझे बुला रहे हो? पोस्टमास्टर ने कहा, तुझे मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ना सिखाऊंगा। इसके बाद दोपहर से वे उसे अ आ इ ई सिखाते रहे। इस तरह थोड़े ही दिनों में उसे युक्ताक्षर तक पढ़ा दिया। सावन का महीना है, वर्षा की कोई हद नहीं। नहर, बम्बा, ताल, तलैया, नदी, नाले सबके सब पानी से भर गए। रात दिन मेढकों की टर टर और वर्षा की झमझम आवाज़ सुनाई पड़ती रहती है। गांव की सड़क पर चलना फिरना करीब करीब बंद हो गया है। नाव पर बैठकर हाट जाना पड़ता है। एक दिन सवेरे से ही खूब बादल छा रहे थे। पोस्टमास्टर की छात्रा बहुत देर से दरवाजे पर बैठी बुलाहट की बाट जोह रही थी, किंतु और दिनों की तरह नियमित पुकार न होने से अंत में वो खुद ही अपनी पोथी लेकर धीरे धीरे घर के भीतर पहुंची। देखा पोस्टमास्टर अपनी खाट पर पड़े हैं। उसने ये सोचकर कि बाबूजी आराम कर रहे हैं, धीरे से बाहर निकल जाना चाहा। इतने में सहसा सुनाई पड़ा, रतन। वो चट से पीछे को लौट कर बोली, बाबूजी, तुम तो सो रहे थे ना? पोस्टमास्टर ने करुण स्वर में कहा, मेरी तबीयत अच्छी नहीं मालूम होती रतन। देख तो मेरे माथे पर हाथ रखकर। इस निहायत निसंग प्रवास में घनी घनी वर्षा से रोग पीड़ित शरीर को जरा सेवा पाने की इच्छा होती ही है। तपते हुए माथे पर चूड़ियों वाले कोमल हाथों का स्पर्श याद आ ही जाता है, और रोग की पीड़ा में ऐसा सोचने को जी चाहता है कि स्नेहमयी नारी रूप में जननी और जीजी पास बैठी हैं। यहाँ भी प्रवासी की मन की अभिलाषा व्यर्थ न गई। बालिका रतन अब बालिका न रही। उसी क्षण उसने जननी का पद ले लिया।
वह वैद्य बुलाती, ठीक समय पर दवा खिलाती, सारी रात सिरहाने बैठी जागती रही, अपने आप पथ्य बना लाई और 100 बार पूछती रही, बाबूजी कुछ आराम मालूम पड़ता है। पोस्टमास्टर कमज़ोर शरीर लेकर रोग शैया से उठे। मन में इरादा कर लिया कि बस अब नहीं, यहाँ से किसी भी तरह तबादला कराना ही है। यहाँ तंदुरुस्ती ठीक नहीं रहेगी, आबो हवा ठीक नहीं है वगैरह लिखकर उसी समय कलकत्ते के अफसर को तबादले के लिए अर्जी लिख भेजी। रोगी की सेवा से छुट्टी पाकर रतन फिर दरवाजे के बाहर अपनी जगह पर जा बैठी। फिर तो पहले की तरह अब उसे कोई बुलाता नहीं। बीच बीच वो झांक कर देखती, पोस्टमास्टर अनमने होकर चौकी पर बैठे हैं या खाट पर पड़े हैं। रतन जब बुलाहट की प्रतीक्षा में बाहर बैठी रहती तब वे अधीर चित्त से अर्जी की जवाब की प्रतीक्षा करते रहते। बालिका ने दरवाजे पर बैठे बैठे 1000 बार अपना पुराना पाठ को रटना शुरू किया। उसे डर था कि कहीं अचानक ना पुकार बैठें और तब वो युक्ताक्षरों को भूल गई तो। अंत में 1 सप्ताह बाद एक दिन शाम को पुकार हुई। घबराहट के साथ रतन भीतर गई, बोली, बाबूजी मुझे बुला रहे थे। रतन, मैं कल ही चला जाऊंगा। कहाँ चले जाओगे बाबूजी? घर चला जाऊंगा। फिर कब आओगे? अब नहीं आऊँगा। रतन ने फिर कोई बात नहीं पूछी। पोस्टमास्टर ने खुद ही उससे कहा, मैंने तबादले के लिए अर्जी दी थी, अर्जी मंजूर नहीं हुई, इसलिए काम छोड़कर घर चला जाऊंगा। बहुत देर तक दोनों चुप रहे। एक कोने में दिया टिमटिमाता रहा और एक जगह मकान की पुरानी छत छूकर मिट्टी के सरबे में टप टप पानी टपकता रहा। कुछ देर बाद रतन धीरे से उठकर रसोई घर में रोटी बनाने चली गई और दिन की तरह आज उसमें फुर्ती नहीं थी। शायद बीच बीच में उसे बहुत सी चिंताएं आ घेरी थीं। पोस्टमास्टर जब खा कर उठे तो बालिका अचानक पूछ बैठी, बाबूजी मुझे अपने घर ले चलोगे? पोस्टमास्टर ने हंसकर कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? बात क्या है सो उन्होंने समझाने की ज़रूरत नहीं समझी। रात भर सपने में और जागते में बालिका के कानों में पोस्टमास्टर की वही एक हास्य ध्वनि गूंजती रही, ऐसा कैसे हो सकता है? सवेरे उठकर पोस्टमास्टर ने देखा कि उनके नहाने के लिए पानी तैयार है। कलकत्ते की आदत के अनुसार वे बाल्टी में रखे हुए पानी से नहाते थे। किसी कारण से बालिका उनसे ये न पूछ सकी कि वे किस समय जाएंगे, कहीं तड़के ही ना जरूरत पड़े। इस ख्याल से रतन ने पाँव फटने से पहले ही नदी से पानी लाकर रख दिया था। नहा चुकने के बाद रतन की पुकार हुई। रतन चुपचाप घर के भीतर पहुंची और आज्ञा पाने की आशा से उसने एक बार मालिक को मुंह की ओर देखा। मालिक ने कहा, रतन, मेरी जगह पर जो बाबू आएंगे उनसे मैं कह जाऊंगा, वे तुझे मेरी ही तरह जतन से रखेंगे। मैं जा रहा हूं, इसके लिए तू फिक्र मत कर। यह बात अत्यंत स्नेह और दयालु हृदय से निकली थी, इसमें संदेह नहीं, पर नारी के हृदय को कौन समझे। रतन ने अनेक बार मालिक के अनेक तिरस्कार सहे हैं, किंतु आज की ये मीठी बातें उससे नहीं सही गईं। वो एक साथ सिसक सिसक कर रोने लगी। बोली, नहीं नहीं, तुम किसी से भी कुछ मत कहना। मैं नहीं रहना चाहती। पोस्टमास्टर ने रतन का ऐसा व्यवहार कभी न देखा था। इससे वे दंग रह गए। नया पोस्टमास्टर आया, उसे सारा चार्ज समझाकर पोस्टमास्टर चलने की तैयारी करने लगे। चलते समय उन्होंने रतन को बुलाकर कहा, रतन, तुझे कभी भी कुछ दे नहीं सका हूँ, आज जाते समय कुछ दिए जाता हूँ, इससे तेरी कुछ दिनों की गुजर चल जाएगी। अपनी राह खर्च के लिए थोड़े से रुपये निकाल कर जो भी कुछ तनख्वाह के रुपये मिले थे उन्हें वे देने लगे। तब रतन ने झूल में लौटकर उनके पैर पकड़कर कहा, बाबूजी, मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, तुम मुझे कुछ मत दो, तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। मेरे लिए किसी को भी कुछ सोच करने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर वो वहाँ से भाग गई। भूतपूर्व पोस्टमास्टर एक गहरी सांस लेकर हाथ में कारपेट का बैग लटकाए, कंधे पर छतरी रखे, मजदूर की सर पर नीले और सफ़ेद रंग की लकीरों से रंगा हुआ
टीन का बक्स रखकर धीरे धीरे घाट की तरफ चल दिए। जब वे नाव पर वर्षा के पानी से दूर तक फैली हुई नदी की जब आवेग से निकले हुए पृथ्वी की चारों तरफ को चमकने लगी, तब हृदय के भीतर वे एक गहरी वेदना का अनुभव करने लगे। एक साधारण गांव की लड़की का करुण चेहरा और उससे भी करुण आंसू भरी आंखें मानो विश्वव्यापी बृहद अव्यक्त मर्म व्यथा बनकर उनके हृदय को व्यथित करने लगी। एक बार बड़ी इच्छा हुई कि लौट चलें, संसार की गोद से छुटकी हुई इस अनाथ लड़की को साथ लेते चलें, किंतु तब पाल में हवा भर चुकी थी। वर्षा का स्रोत वेग से चल रहा था। नाव गांव पार कर चुकी थी। नदी के किनारे का शमशान दिखाई दे रहा था और तब नदी के प्रवाह में बहते हुए पथिक के व्यथित हृदय में इस तत्व का उदय हो रहा था कि जीवन में ऐसे कितने विक्षिप्त, कितनी मौतें आती रहेंगी। लौटने से फायदा संसार में कौन किसका है। पर रतन के मन में किसी भी तत्व का उदय नहीं हुआ। वो उस पोस्ट ऑफिस के चारों तरफ सिर्फ आंसू बहाती घूम रही थी। शायद उसके मन में क्षीण आशा जाग रही थी कि बाबू शायद लौट आवें, और इसी बंधन में पड़कर बेचारी कहीं दूर नहीं जा सकती थी। हाय रे बुद्धिहीन मानव हृदय, तेरी भ्रांति किसी तरह मिटती ही नहीं। युक्ति शास्त्र का विधान बहुत देर से माथे में घुसता है। अनुप्रबल और साक्षात प्रमाण का भी विश्वास ना कर झूठी आशा को दोनों भुजाओं से बांधकर जी जान से छाती से लगाए रहता है। और आखिर एक दिन आशा जब तमाम नाड़ियों को काट कर हृदय का खून चूस कर गायब हो जाती है, तब होश आता है। किंतु आश्चर्य है, फिर तुरंत ही दूसरे भ्रांति जाल में पड़ने के लिए उसका चित्त व्याकुल हो उठता है। नमस्कार दोस्तों, अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।